नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत स्वस्थ होंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है पॉलीग्राफ टेस्ट से अब ये राज उगलेगा, ये संजय रॉय। लेकिन अभी भी गुस्सा उसी तरह का है। देश के अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें आ रही हैं, कोलकाता की तस्वीर आप देख रहे हैं। कोलकाता में हाई कोर्ट के बाहर वकील सड़कों पर उतरे। ये वकीलों को आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, ये पुलिस मुख्यालय के बाहर, ये यानी पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। वहां भी प्रदर्शन हुआ। तो ये आपने देखा कोलकाता का हाल। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए, एक तरफ बात हो रही है डॉक्टर से रेप और हत्या की। यूपी में देखिए आगरा से तस्वीर आ रही है। एक लड़की स्कूटी पर जा रही है, पीछे दो बाइक सवार पीछा कर रहे हैं। देखिए रात का वक्त है, स्कूटी पर लड़की है, अगल बगल दोनों तरफ आपको दो लड़के नजर आ रहे हैं। आगरा की तस्वीर है, देर रात देखिए सड़क पर क्या हो रहा है। बारिश हो रखी है, दोनों तरफ देखिए, ये देख रहे हैं बाइक सवार लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं, उसकी बाइक पर लात भी मार रहे हैं। ये आगरा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब सोचिए, लड़की जब सड़क पर निकल रही है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उसकी हिफाजत करना, यह शासन प्रशासन की जिम्मेदारी। आप देख रहे हैं बाइक से लड़की स्कूटी से जा रही है, बाइक सवार क्या कर रहे हैं। यह आगरा की कहानी है। यूपी में योगी राज में क्या होता है ये देखिए, दोनों अंदर हैं। दोनों बाइक सवार जो स्कूटी में जा रही लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, दोनों सलाखों के पीछे हैं। 12 घंटे भी नहीं लगे, योगी राज में फौरन अंदर। कल भी मैंने आपको दिखाया था, लड़की से छेड़छाड़ या रेप, सजा देख लीजिए आप। अगली तस्वीर देखिए, अंबेडकर नगर, रेप किया था यूपी के अंबेडकर नगर में, इनका भी आज एनकाउंटर हो गया। हर दूसरे दिन ऐसी तस्वीर सामने आती है यूपी की। ये सबक है ऐसे लोगों के लिए और संदेश है ऐसी जहनियत और मानसिकता वालों के लिए कि उत्तर प्रदेश में तो ऐसे ही चलता है। लड़की से छेड़छाड़, ये रेप का आरोपी है। देखिए खेत में पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है और अब पुलिस के कंधों पर है। अब दूसरी तरफ देखिए कोलकाता वाला है। ये कोलकाता वाला आरोपी है, रेप, बलात्कार और हत्या वाला। इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट आज हुआ और अब इसके बाद अब इसका पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। साथ ही साथ आपको बताऊं कि ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है और ऑटोप्सी रिपोर्ट जो बताती है कि पीड़िता की मौत किस तरह से हुई, किस बेरहमी के साथ उसकी हत्या की गई है। रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर से हैवानियत और मर्डर को लेकर दिल दहला देने वाला खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद सामने आई ऑटोप्सी रिपोर्ट का सच जानकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। डॉक्टर बिटिया के साथ पहले बेरहमी से रेप हुआ, फिर उसकी आवाज दबाने के लिए उसका गला घोट दिया गया। डॉक्टर ने खुद को बचाने की कोशिश की तो उसके हाथ, पैर और पेट से लेकर प्राइवेट पार्ट तक में हमलों की बौछार कर दी गई। दरिंदगी का एक गुनहगार सीबीआई के शिकंजे में है, लेकिन वो पाप के बाकी मोहरे का नाम छिपा रहा है। लेकिन ये सच भी जल्द ही बाहर आने वाला है। आरोपी संजय रॉय का साइको टेस्ट के बाद अब पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। मतलब उसका हर झूठ बेनकाब होगा और खुलेगी डॉक्टर से दरिंदगी की सारी परतें और सबूत। और आइए मैं आपको बताऊं जो रिपोर्ट आई है वो क्या कह रही है। उससे पहले ये तस्वीर देखिए, ये वही हॉल है। इसी हॉल में दरिंदगी हुई, हैवानियत हुई, इसी हॉल में रेप हुआ और इसी हॉल में बेरहमी से उस डॉक्टर की हत्या हुई। 45 मिनट के अंदर संजय रॉय 45 मिनट लगभग इस सेमिनार हॉल में रहा और 45 मिनट में उसने बेरहमी की। अब देखिए जरा ऑटोप्सी रिपोर्ट जो आई है वो क्या कह रही है। यह दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये डिटेल्ड रिपोर्ट आती है ऑटोप्सी की। क्या होता है ये मैं आपको बताऊं।
ये रेप और मर्डर मामले में बड़ा खुलासा हुआ इस रिपोर्ट के जरिए, और लेडी डॉक्टर की ऑटोप्सी रिपोर्ट डरा देने वाली। ऑटोप्सी रिपोर्ट में मौत की असली वजह का पता लगा है। आरोपी संजय रॉय ने पीड़िता पर वहशियाना हमला किया। लेडी डॉक्टर उस वक्त नींद में थी, तब संजय रॉय ने उस पर हमला किया। रात के वक्त 3 साढ़े 3 बजे का वक्त। इसके बाद भी डॉक्टर ने खुद को बचाने की कोशिश की, वो लड़ती रही। डॉक्टर के नाखून में स्किन और ब्लड मिला है। इस शख्स का डीएनए टेस्ट से साबित हुआ है कि स्किन और ब्लड संजय रॉय का है, जो लेडी डॉक्टर के नाखून में मिला है। हाथापाई के दौरान संजय की स्किन पीड़िता के नाखून में आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक गला दबाने से डॉक्टर की जान गई थी। डॉक्टर के शरीर पर संघर्ष और चोट के निशान मिले। डॉक्टर की बॉडी पर 1-2 नहीं 14 चोट के निशान मिले हैं। उसके चेहरे पर भी खरोच वाले जख्म मिले। गला दबाने से डॉक्टर का जो थायराइड कार्टिलेज है वो टूट गया था, ऑटोप्सी रिपोर्ट ये कहती है। आधी नींद में अचानक हमले के बाद उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उसका मुंह दबा रखा था। डॉक्टर के होठ, पेट, आंख, दाहिने हाथ पर चोट के निशान है। उंगली पर खरोच के साथ चोट के निशान मिले। रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। उसका कॉलर बोन भी टूट गया था। मुंह और गला दबाने से डॉक्टर की मौत हो गई। आरोपी के हाथों पर भी गहरी चोट के और खरोच के निशान मिले। सूत्रों के मुताबिक 3 लोगों के सीमेन की खबर जो आई थी वो झूठी है, वो गलत है, और फिलहाल सीबीआई पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपी संजय रॉय से लगातार पूछताछ की जा रही है। कॉलेज के प्रिंसिपल से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं, और जिस डॉक्टर ने 151 mg सीमेन की बात की थी उसे नोटिस दिया पुलिस ने नोटिस देकर उस डॉक्टर को आज बुलाया है। सुनिए जरा डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी, जिन्हें आज बुलाया था और उनसे पूछताछ की गई। Why have I been summoned? I really don't know, because I have done any no wrong, rather. So, what if based on some baseless allegations, they have summoned me. My lawyers are going, my colleagues are going, all protest doctors are going. Let's see what they have to say. अब देखिए, आपने सुन लिया उस डॉक्टर को, लेकिन सच कैसे सामने आएगा? सच बताएगा ये शख्स जिसने कई चेहरे अब तक अपने दिखा रखे हैं। इन चेहरों के पीछे कई चेहरे हैं। ये है संजय रॉय। संजय रॉय के अलग अलग टेस्ट हो रहे हैं। संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट कल हुआ था और आज भी इसका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ है। देखिए जरा क्या हुआ इसके टेस्ट में। यह संजय रॉय बैठा है। सीबीआई को आरोपी संजय रॉय के बयानों से शक हो रहा है। कोलकाता रेप केस में संजय रॉय दरअसल मुख्य आरोपी है। संजय रॉय का आज फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया गया। संजय रॉय का कई घंटों तक यह टेस्ट किया गया। इस टेस्ट में आरोपी के दिमाग को पढ़ा जाता है और साथ ही साथ आपको बताऊं उसके दिमाग का मनोवैज्ञानिक तरीके से पोस्टमार्टम किया गया। आरोपी के दिमाग में दरअसल क्या चल रहा था इसकी जानकारी मिली। सीबीआई की टीम को आरोपी के बारे में कई और बड़ी पुख्ता जानकारियां मिली। आरोपी की मनोदशा को समझने की कोशिश कर रही है सीबीआई। कैसे आरोपी ने रेप के बाद ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कर दी, यह सारी जानकारी साइकोलॉजिकल टेस्ट में मिली है। अब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। पॉलीग्राफ टेस्ट यानी जिसे आप लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। देखिए जरा इसका पॉलीग्राफ टेस्ट होने वाला है। यह है संजय रॉय। अब आपको बताऊं कि संजय रॉय का जो पॉलीग्राफ टेस्ट होगा उसमें क्या होना। साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है और कोर्ट ने आरोपी के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत दे दी है। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए आरोपी की मंजूरी जरूरी होती है। यह आप पॉलीग्राफ टेस्ट देख रहे हैं, वो डॉक्टर भी आपको नजर आ रहा है। मैं आपको बताऊं क्या होगा इसमें। दरअसल झूठ पकड़ने के लिए यह पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। मशीन की मदद से यह देखा जाता है कि आरोपी सच बोल रहा है या झूठ। आप देखिए इसके शरीर में आपको मशीन लगी नजर आ रही है। इसके हाथ पे बीपी मशीन भी लगी है। एक शख्स सामने बैठा हुआ है, उसके पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे यह टेस्ट कर रहा है। किसी अपराध की तह तक जाने के लिए यह पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है।
इसे लाई डिटेक्टर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, और 2 से 4 घंटे के बीच यह टेस्ट खत्म हो जाता है। इसमें आरोपी से कई सवाल पूछे जाते हैं। इस टेस्ट में मशीन को व्यक्ति के शरीर से जोड़ दिया जाता है, जैसे इस वक्त आप देख रहे हैं इसके बॉडी में। इसकी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, दिमाग के सिग्नल को देखा जाता है। झूठ बोलने पर दिमाग से एक सिग्नल P300 निकलता है, और झूठ बोलने पर हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है अचानक, जो कंप्यूटर पर जांच टीम के सामने दिखता भी है। इसमें सांस की गति, ब्लड प्रेशर, पसीने तक सच बता देते हैं, और हाथ और पैर में हलचल भी सच झूठ का पता बता देती है। आपको बताऊं, यह है पॉलीग्राफ टेस्ट जो इस शख्स का होना है। लेकिन मैं अब आपको बताऊं कि आखिर इसका सिर्फ पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं होना है, इसका नार्को टेस्ट भी होना है। नार्को टेस्ट पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद होगा। इस नार्को से क्या पता चलेगा? आपको याद होगा, श्रद्धा का मर्डर करने वाले आफताब का भी नार्को टेस्ट हुआ था। ऐसे होगा नार्को टेस्ट। दरअसल इसके बाद रेप आरोपी संजय रॉय का नार्को भी हो सकता है। सीबीआई को इसके लिए भी कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। दरअसल शातिर अपराधियों से नार्को के जरिए सच उगलवाया जाता है, और इसमें आरोपी के शरीर में कुछ दवाएं दी जाती हैं। इस दवा से आरोपी को अचेत अवस्था में ले जाया जाता है। जटिल केस को सुलझाने के लिए नार्को एनालिसिस टेस्ट किया जाता है। यह टेस्ट व्यक्ति को सम्मोहन की स्थिति में ले जाता है, और तब व्यक्ति दरअसल जानकारी देने से पहले सोचने समझने की स्थिति में नहीं होता है। कोर्ट में नार्को टेस्ट की रिपोर्ट मान्य नहीं होती है, लेकिन इससे जांच एजेंसी को कड़ी जोड़ने में मदद जरूर मिलती है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद इसका पॉलीग्राफ टेस्ट, और पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट से पहले व्यक्ति का फिटनेस टेस्ट भी किया जाता है। इसका टेस्ट होगा जिसमें लंग्स टेस्ट, हार्ट टेस्ट सहित दूसरे टेस्ट भी किए जाते हैं। इसमें दवा की डोज आरोपी के वजन पर निर्भर करती है। मॉनिटरिंग जो डॉक्टर देखते हैं वो डोज कम या ज्यादा कर सकते हैं। यह है नार्को टेस्ट। अब सुनिए जरा डॉक्टर कपिल कक्कड़ क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं इन टेस्ट से क्या होगा। संजय रॉय का टेस्ट होगा तो वो बातें जो वो छिपाने की कोशिश कर रहा है, झूठ बोल रहा है, वो भी सामने आ जाएंगी। नार्को टेस्ट में क्या होता है कि ट्रुथ सीरम आदमी को दिया जाता है, और उसमें उसको ऐसी अवस्था में ले जाया जाता है जहां पे उसकी सोचने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है, और वो सेमी कॉन्शियस स्टेट पे पहुंच जाता है। वो ऐसी स्टेट होती है जहां पे वो अब मैनिपुलेट नहीं कर सकता। जो भी उससे सवाल पूछे जाते हैं वो उसका जवाब देता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में होता है, उसके जो फिल्टर्स होते हैं ब्रेन के, वो कहीं ना कहीं अब काम नहीं कर रहे होते। तो जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो उसके सबकॉन्शियस माइंड, जो हिप्पोकैम्पस ब्रेन का पार्ट होता है, उससे अनएडिटेड बाहर आ जाती है, और वहां पे पुलिस को क्लू मिल सकता है कि आदमी ने किया, किस किस के साथ किया, कौन कौन उसके साथ इन्वॉल्व थे, कि वो अकेला था, उसने कैसे प्लानिंग करी। तो ये सब चीजें इस टेस्ट के माध्यम से हमें पता चलती हैं। अब मैं आपको बताऊं, कक्कड़ साहब को आपने सुना, लेकिन संजय रॉय का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। संजय रॉय के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो डरा देने वाली है। डॉक्टर रेपकांड का मुख्य आरोपी है ये संजय रॉय। पूछताछ के दौरान संजय रॉय ने सीबीआई को बताया कि रेप मर्डर से कुछ घंटे पहले ये रेड लाइट एरिया गया था। वारदात वाली रात को 2 बार रेड लाइट एरिया गया। संजय रॉय पर जबरन वसूली का भी मामला दर्ज है। जबरदस्ती और महिलाओं को डराने धमकाने का केस इसके ऊपर है। महिला चिकित्सक के साथ अनुचित व्यवहार का आरोप इस पर है। 2022 में अपनी गर्भवती पत्नी पर इसने हमला किया था। संजय रॉय की 4 शादियां हुई, लेकिन सभी शादी असफल रहीं। उसकी 3 पत्नियां दुर्व्यवहार के कारण छोड़कर चली गई। चौथी पत्नी की पिछले साल कैंसर से मौत हो गई थी। पड़ोसियों के मुताबिक यह अक्सर नशे में रहता था। देर रात नशे की हालत में घर लौटा था, और हाल ही में संजय रॉय के खिलाफ महिला ने शिकायत भी दी थी। 3 महीने से लगातार फोन पर परेशान करने का आरोप था इस पर। रॉय पर पुलिस स्टेशन के तबादलों में हेरा फेरी का भी संदेह है। पिछले कुछ साल से वरिष्ठ पुलिस कर्मियों के साथ इसके रिश्ते रहे। कोलकाता पुलिस कल्याण बोर्ड में इसका ट्रांसफर हुआ।
इसके बाद आरजी कर अस्पताल में पुलिस चौकी में इसे शामिल किया गया। रॉय अक्सर अस्पताल की पुलिस चौकी पर होता था, जिससे वो सभी विभागों यानी अस्पताल के सभी विभागों में आसानी से घुस जाया करता था। यह है इसकी हकीकत। अब आपको सुनवाता हूं, संजय रॉय के हम घर पहुंचे। उसका पड़ोसी बता रहा है कि 4 शादियां हुई, 3 पत्नियां चली गई। सुनिए जरा। वो तो 4 शादी किए हुए हैं, तो शादी उनका यहाँ नहीं हुआ है। शादी होकर लेके आते थे यहाँ, तो उनका वाइफ को हम लोग यहाँ देखते थे। अच्छा। तो ऐसे कुछ दिन तक उनका संग में ठीक रहता था, फिर कुछ दिन के बाद झमेला उमेला होता था। होने के बाद हाँ, उनका बाद लोग सब छोड़ के चला गया। 4 शादियाँ कितने समय के दौरान हुई है? ये सर हम तो बोल नहीं पाएंगे, ये तो हम बोल नहीं पाएंगे, किंतु 4 शादी उनका हुआ था। अच्छा, तो क्या शराब भी पीता था, नशे में ड्रिंक करता? हाँ, वो ड्रिंक करता था। हंगामा होता था, मतलब चिल्लाता था? हाँ, घर में अपना हंगामा होता था, सब समय नशा में रहता था, ड्रिंक करता था। अच्छा, पुलिस की वर्दी में आप लोगों ने कभी देखा? हाँ, पुलिस का वर्दी में देखा है, प्लस उनका जो गाड़ी है उन पे भी पुलिस बोल के लिखा हुआ रहता था। अच्छा। तो हम लोग सोचते थे पुलिस में वो काम करते हैं। आपने सुना पड़ोसी क्या कह रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर देखिए जरा। ये है प्रिंसिपल पर भी सुई घूमी हुई है सीबीआई की। प्रिंसिपल को फिर बुलाकर पूछताछ की गई है। 4थी बार कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को बुलाया गया और पूछताछ हुई है। अगली तस्वीर देखिए जरा। इस तरह की भी खबरें हैं और आरोप लग रहा है कि यह है वो मेडिकल कॉलेज जिसका नाम है आरजी कर। इस मेडिकल कॉलेज में क्या सेक्स रैकेट भी चल रहा था? क्योंकि कहा जा रहा है कि पीड़िता के साथ जो रेप और हत्या हुई है, कई और संदिग्ध मौतें इस अस्पताल में हो चुकी हैं। क्या जिनकी मौतें हुई वो भी पहले से कुछ जानते थे? क्या ये अस्पताल इतना रहस्यमयी है, इसमें इतनी चीजें चल रही थी? आइए मैं आपको बताऊं, क्या सेक्स रैकेट का भी एंगल है हत्या के पीछे? इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं। डॉक्टर रेप मर्डर के बाद कोलकाता कॉलेज भी इस वक्त सवालों के घेरे में। आपको बताऊं, अस्पताल में सेक्स ड्रग रैकेट चलने का दावा किया जा रहा है। 3 डॉक्टर सहित 4 लोगों पर सेक्स ड्रग रैकेट चलाने का आरोप है। सीबीआई ने अब तक इस केस में करीब 20 लोगों से पूछताछ की। दावा यह है कि कई लोगों ने सेक्स ड्रग रैकेट की जानकारी दी है। मेडिकल कॉलेज में चल रहे सेक्स रैकेट की जानकारी सबको थी। विरोध का अंजाम पता होता, यही वजह है कि सबकी जुबान सिली हुई थी। अस्पताल में इससे पहले भी संदिग्ध मौतें हुई हैं, लेकिन दोनों को ही सुसाइड केस बताकर रफा दफा कर दिया गया। ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस को भी पहले सुसाइड बताया गया था, आपको याद होगा। 25 अगस्त 2001 में मेडिकल छात्र सौमित्र विश्वास का शव मिला। कॉलेज हॉस्टल में फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव मिला था सौमित्र का, इसी कॉलेज में। सौमित्र के परिवार को हत्या का शक था, लेकिन कॉलेज मैनेजमेंट ने सुसाइड का मामला बताया है। कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच शुरू की गई थी, लेकिन 24 साल बाद भी विश्वास के केस की गुत्थी सुलझी नहीं है। परिवार के मुताबिक विश्वास को अवैध गतिविधियों की जानकारी मिल गई थी। एक और मेडिकल छात्र 6ठी मंजिल से कूद गया, गिरकर मौत हो गई। पॉलमी शाह की मौत को भी सुसाइड का केस बताया गया था, हालांकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था। एक नीट टॉपर अंजन सिन्हा की भी अस्पताल में मौत हुई थी। परिवार के मुताबिक संदीप घोष की वजह से उसने खुदकुशी की थी। अंजन सिन्हा को किसी इवेंट में शामिल होने पर रोक लगा दी गई थी। उसे कई बार फेल कर दिया गया, कई बार सस्पेंड कर दिया गया। तो क्या ऐसा कुछ है अस्पताल के अंदर जो छिपाया जा रहा है? सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है। कल इस मामले पर सुनवाई होनी है। क्या कह रहे हैं याचिकाकर्ता? अगर आप आरजी कर मेडिकल कॉलेज का हिस्ट्री देखें तो 2001 में भी ऐसी घटना हुई थी, 2007 में भी हुई, और भी कई सारे तरीके से एक सीरीज में उस मेडिकल कॉलेज में ऐसी इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं जो कभी आई नहीं। और ये पहली ऐसी घटना, ऐसा नहीं कि ये पहली ऐसी घटना जो लाइमलाइट में आई उस मेडिकल कॉलेज की। इसके पहले भी घटनाएं थी। 2001 में एक डॉक्टर की डेथ हुई, उसको सुसाइड करार दे दिया गया। फिर उसके बाद आने वाले भी कुछ ईयर याद नहीं है एग्जैक्ट, उसमें भी कई सारे एक्टर डॉक्टर्स ट्रेनिंग की जो है हत्याएं हुई हैं, जो बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली है। जल्द से जल्द अपराधी को सजा मिलना चाहिए। और अभी तक जो स्टेट में जो चल रहा है वो भी ठीक नहीं है। सरकार के खिलाफ हम सब इकट्ठा हैं, लेकिन सरकार को कुछ ठोस
मजबूत कुछ करना चाहिए औरतों के लिए। हादसा हुआ है, जो विक्टिम है उनको जस्टिस मिले, जो परपेट्रेटर्स है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, सजा दी जाए, और बाकी जो सरकारी हॉस्पिटल्स है या प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जहाँ पे डॉक्टर्स की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, वहाँ पे हम सेफ्टी रहे। अब सवाल ये है कि क्या कुछ हो रहा था अस्पताल में जो छिपाया जा रहा है, क्योंकि एक डायरी है बताया जा रहा है, उस डायरी के पन्ने फटे हुए हैं। ये डायरी डॉक्टर पीड़िता की है, ये डायरी सीबीआई के हाथ लग गई है, ये डायरी पुलिस ने दी है, लेकिन इसके पन्ने गायब हैं। ये और सस्पेंस और रहस्य बनाता है। अगली तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सीबीआई पीड़िता के घर पहुंची है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पीड़िता के परिवार से पूछताछ करने के लिए पहुंची है, क्योंकि उनके परिवार ने कई सवाल उठाए उसकी हत्या पर। और अगली तस्वीर देखिए, ये वो शमशान है जहां पीड़िता का अंतिम संस्कार हुआ। परिवार का कहना है कि उसके शव का अंतिम संस्कार जल्दबाजी में किया गया, इसलिए सीबीआई अब जांच कर रही है कि आखिर डायरी के पन्ने में क्या लिख रही थी पीड़िता। देखिए, कोलकाता की लेडी डॉक्टर हर दिन डायरी लिखती थी और परिवार के मुताबिक उनकी बेटी रोज डायरी लिखती थी। सीबीआई टीम को परिवार ने यह डायरी सौंप दी, लेकिन डायरी के कुछ पन्ने गायब हैं। सवाल यह उठ रहा है कि ये पन्ने किसने गायब किए। माना यह जा रहा है कि इसी पन्नों में कुछ राज छिपा था। परिवार का दावा है कि सबूत मिटाने के लिए पन्ने गायब किए गए। इसके साथ ही पीड़िता का लैपटॉप भी जांच एजेंसी के पास है। परिवार ने शमशान में जल्दी अंतिम संस्कार पर सवाल उठाए थे। डॉक्टर के पिता ने दावा किया था वहां 3 शव थे, लेकिन सबसे पहले उनकी बेटी का अंतिम संस्कार किया गया। इसको लेकर शमशान घाट के स्टाफ का बयान सामने आया कि रात 12 बजे डॉक्टर का शव शमशान घाट पहुंचा। पुलिस ने जल्दी अंतिम संस्कार करने को कहा था। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में। रिपब्लिक भारत पहुंचा उस शमशान घाट, वहां काम करने वालों से बात की, सुनिए। 2 बॉडी पहले थे, तो पुलिस हमको बोला था कि हम लोग को एक बॉडी आएगा, तो हम लोग को तो मालूम ही था जो बॉडी आएगा। जैसे पोस्टमार्टम जो बॉडी होता है तो 6-7 बजे के अंदर आ जाता है, क्योंकि उसमें डिकम्पोज होने का चांस था होता है, इसीलिए पुलिस बोला था थोड़ा जल्दी हो सकते तो कर दीजिएगा। तो हम लोग ठीक है, जो बॉडी आया है उसको हम बोले हैं जी हम लोग को इलाका का कोई लड़की ऐसा हुआ है, तो सब कोई मान लिया, सब कोई इलाका का ही आदमी था, बॉडी सब मान लिया था। ठीक है, तो वो जो लड़की का मामा पिताजी माताजी कोई नहीं हमको बोला जे पहले करो आगे लेट करो, ऐसे कोई नहीं बोला। जो लीगली चलो तो हमको बोलते तो हम लीगली चलते। अब देखिए, इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। सियासतदान भी रोज ममता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ममता सरकार अपना बचाव भी कर रही है इस पर। देखिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहले देखिए, लॉकेट चटर्जी बीजेपी की नेता कह रही है पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को 3rd डिग्री देना चाहिए। पूरी घटना के पीछे का सच जानने के लिए ऐसा बहुत जरूरी है। अस्पताल में मानव अंग का रैकेट चलता था, सबूतों को नष्ट करने के लिए सरकारी गुंडे आए थे। कमलनाथ कह रहे हैं कोलकाता मामले पर बीजेपी राजनीति कर रही है। शहजाद पूनावाला का कहना है तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिकता अपराधी बचाओ, डॉक्टर डराओ, अपराधी मत पकड़ो, लेकिन सबकी जुबान चुप करा दो। कुणाल घोष टीएमसी के नेता कह रहे हैं फर्जी रिपोर्ट, फर्जी ऑडियो है, फर्जी खबर फैलाना गलत है, ऐसा मत करो, यह आपत्तिजनक है। हम फांसी की सजा की मांग करते हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। टीएमसी का मतलब ही तानाशाही मुझे चाहिए है। तानाशाही मानसिकता और कल्चर है, और ये तानाशाही मानसिकता और कल्चर प्रथम दिवस से हम देख रहे हैं। क्योंकि बलात्कारी बचाना है तो पहले एविडेंस मिटाना है, अपराधियों को साथ देना है, और जो भी न्याय के लिए आवाज़ उठाए उनकी आवाज़ को दबाना है। राजनीति नहीं करना चाहता, बट उस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला है। एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए अगर वहाँ पे उस राज्य में अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और उस राज्य का गवर्नर महामहिम राज्यपाल अगर इस तरीके के वक्तव्य दे रहे हैं, तो सोचिए उस राज्य के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर उदयपुर से आई है। चाकूबाजी में मौत और उदयपुर में तनाव। आपको याद होगा 2 रोज पहले उदयपुर में बच्चों के बीच चाकूबाजी हुई और उसके बाद शहर में कई गाड़ियां फूंक दी गईं।
हालात तनावपूर्ण हो गए, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, सड़कों पर पुलिस को उतरना पड़ा। अगली तस्वीर देखिए, वो जो बच्चा जिसे पर चाकू से हमला हुआ था, जो अस्पताल के आईसीयू में भर्ती था, आज उसकी मौत हो गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस बच्चे का पार्थिव शरीर है। चाकू हमले में देवराज घायल हुआ था, आईसीयू में एडमिट था और उसकी अब मौत हो गई है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। एमबी हॉस्पिटल में एडमिट था वो। उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये देवराज की तस्वीर आप देख रहे हैं। स्कूल में एक शो में के दौरान उसने श्रीराम की भूमिका निभाई थी। ये देवराज की तस्वीर है। देवराज के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीर देखिए, ये उनका परिवार, देवराज की मां बैठी हुई है जो अस्पताल में पहले दिन से थी। कल उनकी शिकायत थी कि अस्पताल उन्हें बता नहीं रहा है कि आखिर उनके बच्चे की तबीयत कैसी है। अब देखिए जरा, वहां लोग पहुंच गए हैं, पुलिस के साथ उनकी बहस हो रही है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लोगों में गुस्सा और रोष है। पागल बनाया, गुमराह किया। उसके बाद उदयपुर की हालत देखिए। उदयपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। फ्लैग मार्च हो रहा है, पेट्रोलिंग कर रही है पुलिस। आइए अब आपको बताऊं, बच्चा आईसीयू में एडमिट था, लगातार उसकी हालत बिगड़ रही थी। कैसे उसकी मौत हुई? उदयपुर का देवराज जिंदगी की जंग हार गया। आज सुबह ही बहन उसे राखी बांधने के लिए आई थी। कहा था असली राखी तब होगी जब मेरा भाई ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके भाई की तबीयत और बिगड़ने लगी और शाम होते होते देवराज ने दम तोड़ दिया। देवराज की मौत से उदयपुर में तनाव का माहौल है। अस्पताल के बाहर लोगों की पुलिस से झड़प भी हुई। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस के निर्देश पर ज्यादातर दुकान बाजार बंद हैं। पूरे उदयपुर में स्कूल और इंटरनेट भी बंद कर दिए गए। गम में डूबे देवराज के माता पिता ने बड़ी मांग की है। देवराज का शव लेने या अंतिम संस्कार से मना कर दिया। कहा आरोपी को फांसी के बाद ही अंतिम संस्कार करेंगे। बाद में 51 लाख के मुआवजे और संविदा नौकरी पर सहमति बनी। दरअसल 4 दिन पहले स्कूल में चाकूबाजी की घटना हुई। देवराज पर एक सहपाठी ने चाकू से हमला किया। बुरी तरह जख्मी देवराज का अस्पताल में इलाज चल रहा था। जयपुर और कोटा से भी विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम आई थी। अस्पताल में उसे बचाने की जंग चल रही थी और बाहर हंगामा। लोग आरोप लगा रहे थे कि प्रशासन सही जानकारी नहीं दे रहा है। बच्चे की मौत के बाद उदयपुर में हालात बिगड़ने का खतरा है, इसलिए पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुनिए जरा हमारे सहयोगी वैभव शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं और एसपी क्या कह रहे हैं। बीते दिनों उदयपुर में हुई चाकूबाजी में घायल छात्र की मौत हो गई है। जब आगे स्थितियां ना बिगड़े, इसके चलते एहतियातन यहाँ पर आप देख सकते हैं बाजार में जितनी भी दुकानें आपको नजर आ रही हैं वो दुकानें जो है वो बंद कर दी गई हैं। साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान पुलिस की यहाँ पर लंबी मुस्तैदी जो है वो कर दी गई है और इस चौराहे पर अगर आप चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ राजस्थान पुलिस और राजस्थान पुलिस के जवानों की मौजूदगी इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। साथ ही मेरे वीडियो सलील अगर आपको एक बार दाहिनी तस्वीर दिखाएंगे तो ये पूरी मार्केट और इस मार्केट की शटर, हर एक दुकान के शटर जो है वो बंद नजर आ रहे हैं। एहतियातन प्रशासन ने हर एक मोर्चे पर जो है वो बैरिकेड्स कर रखे हैं। किसी अफवाह पे ध्यान नहीं देना, पर्याप्त पुलिस बल, अगर किसी ने कोई व्यवस्था खराब करने की कोशिश करी तो उनके साथ सख्ती से पेश आने के निर्देश तमाम पुलिस बल को दिए गए हैं। धारा 144 भी शहर में लगी हुई है। किसी भी सूरत में उदयपुर शहर की शांति को प्रभावित नहीं होने देंगे। आज हमारी सबकी, शहरवासियों की यही कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे के साथ जिस किसी ने ये अपराध किया है, अपराधी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। राइट, खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। योगी की तारीफ और अखिलेश की खींच। क्या हुआ दरअसल आपको बताऊं, पिछले कुछ वक्त से आप देख रहे थे कि इधर केशव प्रसाद मौर्य कुछ ऐसा बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा था योगी सीएम और डिप्टी सीएम के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अखिलेश यादव इस पर बीच में खिंचाई करने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ देखिए, अगली तस्वीर देखिए। योगी आदित्यनाथ आज अपने गृह जिले गोरखपुर में थे, बाबा गोरखपुर में है। और कल की एक तस्वीर में दिखाऊं कि डिप्टी सीएम देखिए, केशव प्रसाद मौर्य मिर्जापुर में थे और मिर्जापुर में केशव प्रसाद मौर्य योगी के डिप्टी
तारीफों के पुल बांध रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि योगी पूरे देश के सबसे शानदार मुख्यमंत्री। सुनिए। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने लगी है। कल तक जो बगावती तेवर अपनाए थे वो अब योगी आदित्यनाथ का गुणगान करने लगे हैं। उपचुनाव से पहले सब साथ साथ नजर आने लगे हैं। देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? यूपी में इस बदले हुए माहौल से विपक्ष परेशान नजर आ रहा है। लोकसभा में कामयाबी के बाद दिन में सपने देखने वाला विपक्ष अब लाचार नजर आने लगा है। इसलिए जो कल तक केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने का ऑफर दे रहे थे, आज मौर्य का मजाक उड़ा रहे हैं। तो क्या है, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट। तो क्या है, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट। अब देखिए जरा अखिलेश यादव ने क्या किया। ये अखिलेश का ट्वीट आ गया आपके सामने। अखिलेश यादव ने फौरन ट्वीट किया जैसे ही उन्होंने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं, तो अखिलेश ने ट्वीट किया। देखिए जरा अखिलेश क्या लिख रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या लिखा। अखिलेश को लगा कि आखिर कल तक तो अदावत थी, आज याराना कैसे हो गया। अखिलेश ने फिर मौर्य पर हमला बोला। अखिलेश ने लिखा, कोई डबल हार के उपहार के बाद भी डबल इंजन का प्रशंसा प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। अगर माननीय सही काम कर रहे होते तो 2 उप मुख्यमंत्री की क्या जरूरत पड़ती। इसका मतलब या तो वो सही काम नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी 2 बेकाम हैं, नाकाम हैं, और उनका काम दरबारी चारण की तरह करना बस स्तुति गान है। अगर उप सच में उपयोगी होते तो दिल्ली के मंडल में भी होने चाहिए थे, परंतु है नहीं। इसका जवाब देंगे उप या रहेंगे चुप। यही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने मौर्य का मजाक उड़ाया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। नाम मत लिया वो कुछ है ही नहीं। तो क्या है, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दे मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। नहीं मानते आप, पता कर लेना। आइए अब मैं आपको बताऊं। देखिए जरा सवाल यह है कि केशव प्रसाद मौर्य योगी की तारीफ क्यों कर रहे हैं। यह आपको बताता हूं तारीफ के पीछे क्या वजह है। आप देख रहे हैं योगी और केशव को। दरअसल मिर्जापुर की एक मीटिंग में उन्होंने योगी की जमकर तारीफ की। कहा, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देश के सभी मुख्यमंत्रियों की तुलना में उनका काम सबसे अच्छा है। दुनिया में मोदी जी जैसा दूसरा कोई नेता है क्या? देश में योगी आदित्यनाथ जी जैसा कोई दूसरा सीएम है क्या? लेकिन सवाल यह है कि आखिर मौर्य में यह बदलाव क्यों आया है। सियासत के जानकार इसकी कई वजह बता रहे हैं। पहली वजह यह कि उपचुनाव की वजह से केशव प्रसाद मौर्य के सुर बदले हैं, क्योंकि मौर्य को 2 सीटों की जिम्मेदारी मिली है। उपचुनाव नहीं जीत पाए तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दूसरा, पार्टी आलाकमान योगी के साथ खड़ा नजर आया। केंद्र को पता है कि योगी का विकल्प मौर्य नहीं हो सकते हैं। लोकसभा रिजल्ट के बाद कमबैक भी योगी करा सकते हैं। तीसरा, कोई भी नेता पार्टी से बड़ा नहीं होता है। पार्टी की जमीन पर उसकी बुनियाद टिकी होती है। सियासत में बगावत से कामयाबी कम ही मिलती है। चौथा, ऐसे में अगर मौर्य पार्टी के साथ रहेंगे तो फायदा होगा। भविष्य में मुख्यमंत्री बनने की संभावना भी बनी रहेगी, क्योंकि योगी के बाद पार्टी में दूसरे बड़े नेता हैं वो। यह है वजह। आइए अब आपको सुनवाता हूं जिस बयान पर चारों तरफ चर्चा हो रही है केशव प्रसाद मौर्य की, वो बयान सुनिए जरा। और कांग्रेस के नेता अजय राय क्या कह रहे हैं। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? अभी आप सामने उपचुनाव हो रहा है। ये सब खेल उपचुनाव तक का है। उपचुनाव के लिए कैसे हम सीटें अपनी बचा ले जाएं, कैसे हम जीत लें, ये योगी जी की तारीफ करेंगे, योगी जी इनकी तारीफ करेंगे, फिर देखिएगा विधानसभा के दौरान ये सारी चीज़ें
अलग अलग हो जाएंगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से राजनीतिक केवल फायदा लेने के लिए ये केवल एक दूसरे की बड़ाई और प्रशंसा की जाए। अब देखिए, आपको बताऊं कि कहां कहां चुनावी दंगल होने वाला है। देखिए जरा, ये केशव प्रसाद मौर्य को 2 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश में देखिए उपचुनाव होने हैं अलीगढ़ की खैर सीट पर जो बीजेपी के पास है, प्रयागराज की फूलपुर जो अभी बीजेपी के पास, भदोई की मझवा जो बीजेपी के पास थी, और मुजफ्फरनगर की मीरापुर जो आरएलडी के पास थी। अब आरएलडी चाह रही है फिर से उन्हें ये सीट मिल जाए और बीजेपी चाह रही सभी पर खुद लड़े। गाजियाबाद की सीट बीजेपी के पास थी और अंबेडकर नगर की कटहरी सपा के पास थी। मुरादाबाद की कुनरकी एसपी के पास थी। मैनपुरी के करल अखिलेश खुद यहां से विधायक थे, अब सांसद हो गए, इसलिए सीट खाली हुई। कानपुर की सीसामऊ इरफान सोलंकी वाली और अयोध्या की मिल्कीपुर अवधेश प्रसाद वाली ये सपा के पास थी। तो ये इस लड़ाई पर पूरा फोकस इस वक्त बीजेपी का। सुनिए अखिलेश यादव को और ब्रजेश पाठक। उपचुनाव जब भी आएगा जनता भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। ये अधिकारियों के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं। अधिकारियों को हटाना, अधिकारियों की पोस्टिंग करना, अपने मनमर्जी जो उनके लिए बूथ का काम करें अधिकारी उनको पोस्ट कर देना, इसकी शिकायत समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को करेगी। देखिए, करहल का विधानसभा का जो उपचुनाव है भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीते। बुधवार हम लोग रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग कार्य योजना बनाएंगे। गढ़ सारे समाप्त हो चुके हैं। देश की आजादी के बाद अब जनता का ही गढ़ होता है। जनता जिसे आशीर्वाद देगी वो चुन करके। आइए सियासत से आगे बढ़ते हैं। आज रक्षाबंधन भी है और रक्षाबंधन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बच्चियों ने राखी बांधी है। आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली, उनको राखी बांधी है और उनसे बात भी कर रही हैं बच्चियां। सुनिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या बात कर रही हैं, क्या कह रही हैं। प्रधानमंत्री भी बहुत धीरज से सुन रहे हैं उन्हें, सुनिए। राखी आई खुशियाँ लाई, बहन आज फूलिना संभाई, राखी रोली और मिठाई सबसे थैली, खूब सजाई, बांधे भाई की कलाई पर धागा, भाई से बहन लेती है वादा, राखी की लाज भैया निभाना, बहन को कभी भूल ना जाना। बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद बेटा। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे। क्या फोटो है ये? एक पेड़ माँ के नाम। अच्छा, बहुत बढ़िया बना है तूने। अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बार छू सकती हो बेटा, छू सकती हो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में बनाऊंगी। दे सकते, मेरी बहनों को भी चाहिए। अच्छा, वो मंदिर जाते हैं ना, प्रसाद लेते हैं तो बोलते हैं एक मेरे भाई के लिए भी दे दो। सर, आपने हम सबको एक विकसित भारत का सपना दिखाया। हाँ। स्वतंत्रता दिवस पे हम कैसे इसमें योगदान दे सकते हैं? स्वस्थ रहना चाहिए, फिर स्वच्छता रहनी चाहिए तो समाज स्वस्थ रहता है। बहुत पढ़ना चाहिए और जो भी करें कुछ न कुछ किसी की भलाई के लिए करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राखी आपने देखी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी यूक्रेन जा रहे हैं। पीएम मोदी यूक्रेन जा रहे हैं, वहां ज़ेलेंस्की से मिलेंगे और पहली बार कोई भारतीय पीएम यूक्रेन जा रहा है जब से यूक्रेन आजाद हुआ है उसके बाद से। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री दोस्त किसके? पुतिन के दोस्त हैं मोदी। ग्रिड हटाई प्लीज। पुतिन के दोस्त हैं मोदी। और अगली तस्वीर देखिए, मोदी जा कहां रहे हैं? मोदी जा रहे हैं ज़ेलेंस्की के पास। और ज़ेलेंस्की ने क्या किया है? रूस में कब्जा कर लिया है। आप देख रहे हैं, रूस के अंदर दाखिल हो रहे हैं। पुतिन के देश में यूक्रेन की सेना अंदर दाखिल हो रही है। मोदी जा रहे हैं यूक्रेन। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये पुतिन का घर है। और मॉस्को से जहां इस वक्त ज़ेलेंस्की की सेना है, वो सेना पुतिन के घर से सिर्फ 500 किलोमीटर दूर है। अगली तस्वीर देखिए जरा। और ये जो आप पुल देख रहे हैं, यूक्रेन ने रूस का पुल उड़ा दिया है। ये पुल 2 इलाकों को जोड़ता था। ये देखिए,
यूक्रेन के धमाके में यह पुल उड़ा दिया गया है। यह पुल बहुत खास था रूस के लिहाज से भी। यूक्रेन और रूस की जंग और आगे बढ़ रही है। यह पहला मौका है जब यूक्रेन रूस पर पलटवार कर रहा है, यूक्रेन रूस के इलाके पर कब्जा कर रहा है। यह पुल उड़ा रहा है। अगली तस्वीर देखिए जरा, यूक्रेन ने रूस का ऑयल डिपो उड़ा दिया है। यह ऑयल डिपो की तस्वीर आप देख रहे हैं, आग के शोले में तब्दील हो गया है। और देखिए जरा, रूसी आर्मी सरेंडर कर रही है। ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूं कि यूक्रेन इस वक्त रूस पर अटैक कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन जा रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, पीएम मोदी वहां जाकर किससे मिलेंगे? ज़ेलेंस्की से मिलने वाले हैं। और मोदी पुतिन के दोस्त भी हैं। पुतिन हो सकता है उन्हें अच्छा ना लग रहा हो कि मोदी यूक्रेन जा रहे हैं, लेकिन मोदी 23 तारीख को यूक्रेन में होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। जंग के बीच मोदी यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले हैं। मोदी का यह दौरा तब हो रहा है जब यूक्रेनी फौज ने रूसी क्षेत्रों पर कब्जा शुरू कर दिया है। रूस में ज़ेलेंस्की की सेना का असली टारगेट पुतिन का मॉस्को है। और इसी बीच मोदी ने यूक्रेन की यात्रा का ऐलान कर दिया। खुद पुतिन भी नहीं चाहते कि मोदी यूक्रेन के दौरे पर जाएं, लेकिन मोदी जल्द ज़ेलेंस्की से बात करने यूक्रेन यात्रा पर जाने वाले हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन में होंगे। देखिए कब जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और ज़ेलेंस्की से क्या बातचीत करने वाले हैं। देखिए जरा, पीएम मोदी जा रहे हैं यूक्रेन। 23 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की यात्रा करेंगे और यूक्रेन जाने से पहले मोदी पोलैंड का दौरा करेंगे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यूक्रेन यात्रा होगी। और आपको बताऊं 1991 में यूक्रेन बना था, 1991 में, तब से पहली बार कोई प्रधानमंत्री देश का यूक्रेन जा रहा है। जंग के बीच मोदी के यूक्रेन दौरे पर दुनिया की नजर है इस वक्त। यूक्रेन खुद चाहता है कि भारत जंग रोकने के लिए मध्यस्थता करे। ज़ेलेंस्की के चीफ स्टाफ ने कहा कि मोदी शांति स्थापित करा सकते हैं। अमेरिका ने भी कहा था कि भारत के पास ही जंग रोकने की ताकत है। हालांकि मध्यस्थता के मुद्दे पर भारत साफ साफ मना कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक भारत कोई भी प्रत्यक्ष मध्यस्थता नहीं करेगा। हालांकि भारत दोनों देशों के बीच संदेश जरूर पहुंचा सकता है। यूक्रेन में रूसी एक्शन पर भारत सार्वजनिक निंदा से बचता आया है, लेकिन पुतिन को जंग पर मोदी शांति की नसीहत दे चुके हैं। पिछले महीने ही प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को का दौरा किया था, पुतिन से मिले थे। अब पीएम मोदी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। फिलहाल इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन विजिट पर। Prime Minister Shri Narendra Modi will undertake an official visit to Ukraine later this week on Friday, 23rd August, at the invitation of President of Ukraine, His Excellency Volodymyr Zelensky. This also is a landmark and historic visit, since this will be the first time that an Indian Prime Minister will be visiting Ukraine in more than 30 years since the diplomatic relations were established between our countries. Mr. Modi and President Zelensky had met only a couple of months ago in June this year in Apulia. बड़ी बात यह है कि रूस अब तक यूक्रेन पर हमला कर रहा था और कब्जा कर रहा था। अब यूक्रेन रूस पर हमला कर रहा है और कब्जा भी कर रहा है। देखिए जरा कहां तक पहुंचा है, मैं आपको बताऊं कितनी दूर है पुतिन के घर से यूक्रेनी सेना कहां तक पहुंची है। देखिए जरा, ये ग्राफिक्स मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपको नजर आ रहा है। ये आप देख रहे हैं पीले हिस्से में यूक्रेन, ऊपर रूस है। यूक्रेन की सेना जो पहुंची है ये सुत्जा तक पहुंची है और यहां से मॉस्को की दूरी जो है वो सिर्फ 500 किलोमीटर है। यहां तक पहुंचना है यूक्रेन की सेना को। लेकिन अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, देखिए तस्वीर दिखाइए इस पे। ये आप देख रहे हैं यूक्रेनी सेना लगातार हमला कर रही है। न सिर्फ हमला कर रही है बल्कि कब्जा भी कर रही है। आगे कई इलाकों पर कब्जा कर चुकी है। देखिए रूसी शहर में यूक्रेन ने मिलिट्री बेस भी बना लिया है। इस मिलिट्री बेस बनाने के बाद आगे की तैयारी यह है कि कई और गांव पर कब्जा कर लें। यूक्रेन रूस के बीच जंग खतरनाक मोड़ ले रही है। यूक्रेनी सेना अब रूस की जमीन पर कब्जा कर रही है।
3 दिन में यूक्रेनी सेना का रूस का दूसरा पुल उड़ा दिया, जो तस्वीर मैंने शुरू में आपको दिखाई। इस पुल को उड़ाकर यूक्रेन ने रूस की सप्लाई लाइन काट दी है। 2 दिन पहले यूक्रेनी सेना ने सीम नदी पर बना पुल गिरा दिया। रूस के कुसर क्षेत्र में यूक्रेनी फौज लगातार आगे बढ़ रही है। ज़ेलेंस्की का दावा यह है कि हर दिन 2 से 3 किलोमीटर हम कब्जा कर रहे हैं। रूसी सीमा से 35 किलोमीटर तक अंदर यूक्रेनी सेना घुस चुकी है। कुछ रिपोर्ट में तो 100 किलोमीटर रूसी क्षेत्र में घुसने का दावा है। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की ये ठीक नहीं कर रहे हैं, रूस में घुसकर पुतिन को उकसा रहे हैं। इस पूरे इलाके में करीब 82 बस्तियों पर अब यूक्रेन का कब्जा है। रूसी शहर सुत्जा में यूक्रेन ने मिलिट्री ऑफिस भी खोल दिया है। यह सुत्जा शहर रणनीतिक तौर पर रूस के लिए बहुत अहम माना जाता है। कहा यह भी जाता है कि रूस के लिए शहर पैसे का सबसे बड़ा जरिया है। सुत्जा रूस के एक गैस टर्मिनल के बगल में स्थित शहर है। इसी शहर से होते हुए रूस पूरे यूरोप को गैस की आपूर्ति करता था। साफ तौर पर सुत्जा शहर पर कब्जा रूस के लिए बड़ा झटका होगा। हालांकि रूसी सेना भी लगातार यूक्रेन में आगे बढ़ रही है। अब रूसी फौज यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर के करीब पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से यूक्रेन ने नागरिकों से शहर खाली करने को कह दिया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। रूस के कुछ क्षेत्र में बफर जोन बनाने की योजना है। रक्षात्मक अभियान ही हमारी प्राथमिकता है। जितना संभव हो सके उतना रूसी युद्ध क्षमता को नष्ट करना और अधिकतम जवाबी कार्रवाई करना है। इसमें हमलावर के क्षेत्र में बफर जोन बनाना। कुछ क्षेत्र में हमारे अभियान में शामिल है। यूक्रेन के सैन्य कर्मियों और उनकी सेवा के लिए धन्यवाद। आपने ज़ेलेंस्की को सुना, लेकिन देखिए ज़ेलेंस्की का टारगेट क्या है। यूक्रेन ने जंग में ये रोबोट उतार दिए। इस तरह की खबरें हैं कि ये रोबोट डॉग्स उतारे हैं जंग के मैदान में, जो अंदर घुसकर हमला कर रहे हैं, जो अंदर घुसकर पुतिन की सेना से लड़ रहे हैं और यूक्रेनी सेना को रूस पर कब्जा करने में बड़ी मदद कर रहे हैं। इनके साथ साथ यूक्रेनी सेना भी अंदर दाखिल हो रही है। देखिए यूक्रेन की आर्मी क्या कर रही है, अभी ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। पश्चिमी देशों और अमेरिका से जो ड्रोन मिले हैं, उन ड्रोन से अंदर अटैक कर रही है। ये वो तस्वीरें देखिए। पुतिन का इस जंग में अब तक बहुत नुकसान हो चुका है, क्योंकि पुतिन अब तक यूक्रेन के अंदर घुसकर लड़ाई लड़ रहे थे। 5,99,000 सैनिक पुतिन के अब तक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन का दावा है 8,500 टैंक तबाह हो गए, एयरक्राफ्ट 367 खत्म हो गए, हेलीकॉप्टर 328 मार गिराए यूक्रेन ने पुतिन के, क्रूज मिसाइल 2,432, सैन्य वाहन 16,400 तबाह कर दिए, ड्रोन 13,700 मार गिराए हैं और एयर डिफेंस 923। पुतिन का यह नुकसान है। हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन जुड़ रहे हैं। दिनेश नैन साहब से सवाल पूछेंगे। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या पुतिन यूक्रेन से जंग हार जाएंगे? क्योंकि पुतिन अब तक हार मानने को तैयार नहीं, अजरबैजान पहुंचे हुए हैं। सवाल यह है कि यूक्रेन भी अब रूस में घुस रहा है, इसके क्या नतीजे होंगे? देखा जाए तो रूस की जो डिफेंस लाइंस हैं, डोनेट्स्क से लेकर के और मारिउपोल और क्रीमिया से होते हुए ओडेसा तक, पूरे साउथ यूक्रेन के अंदर बहुत लंबी है और पूरी सेना की जो इनके सैनिक हैं वो इसमें खप गए हैं। कुछ पैचेस नॉर्थ में, खासकर कुर्स्क जो रीजन है रशिया का, उसके अंदर ऐसे हैं जहां पे कोई सेना नहीं है और इसी बात का फायदा उठा करके यूक्रेन की सेना ने अपने आप को वहां पे रिजर्व्स को मिला के संगठित किया और पिछले चंद दिनों के अंदर अंदर 1,000 वर्ग किलोमीटर तक का एरिया घेर लिया। यहां तक कि 82 के करीब गांव इनके अंडर में आ चुके हैं और जो कस्बा है बड़ा सुत्जा, उसको भी क्रॉस कर चुके हैं। जी नैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं ज़ेलेंस्की का अगला टारगेट क्या है। ज़ेलेंस्की का टारगेट है पुतिन के न्यूक्लियर प्लांट्स, इसीलिए सेना अंदर घुस रही है। और सेना क्या करेगी, देख रहे हैं, ये जेपोरोजी में पुतिन के न्यूक्लियर पावर प्लांट है। उनका टारगेट है इन पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचाना। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं,
कुर्क में भी पुतिन का न्यूक्लियर प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट जिससे बिजली उत्पादन भी होता है। अगर इस पर हमला किया जाता है तो फिर बड़ी तबाही आ सकती है। देखिए जरा क्या कुछ हो सकता है, क्या हालात बन सकते हैं। न्यूक्लियर प्लांट ये आप देख रहे हैं, ये है न्यूक्लियर पावर प्लांट। यूक्रेनी सेना रूस के इलाकों में तेजी से आगे बढ़ रही है। अब दावा यह है कि रूसी परमाणु प्लांट पर यूक्रेन अटैक करेगा और कुर्स्क और ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट निशाने पर है। इस वक्त हमले को लेकर यह दावा रूस के बड़े अधिकारियों ने किया है। कहा है कि यूक्रेन के ही एक शहर में हथियार इकट्ठा हो रहा है। रूसी अधिकारी ने यह दावा युद्धबंदियों के हवाले से किया है। युद्धबंदी यानी युद्ध के दौरान बनाए गए बंधक यूक्रेनी सैनिक न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का प्लान पश्चिमी देशों ने बनाया, उनका कहना है। इस साजिश में मुख्य रूप से ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। अगर हमला हुआ तो सीधे तौर पर परमाणु त्रासदी को दरअसल और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। विस्फोट से रेडियो एक्टिव मटेरियल हवा में फैल सकता है और फिर से हवा के बहाव के साथ कहीं भी ये रेडियो एक्टिव जा सकता है। इसके खतरे में रूस, बेलारूस और खुद यूक्रेनी शहर भी होंगे। जहां संक्रमित हवा पहुंचेगी वहां कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ जाएंगी। हालांकि यह रेडिएशन परमाणु हमले के बराबर गंभीर नहीं होगा। अगर परमाणु हमला हुआ तो यूक्रेन भी जवाब देने के लिए तैयार है। आइए हमारे साथ एक्सपर्ट मेजर जनरल राजन कोचर जुड़ रहे हैं। कोचर साहब, सवाल यह है कि अगर यूक्रेन ने हमला किया तो इसके क्या नतीजे होंगे, क्या परिणाम होंगे? तो अगर आप इस पॉसिबिलिटी को आगे लेके चले और अपनी आर्गुमेंट को इसके ऊपर बेस बनाए और एक न्यूक्लियर डायमेंशन अगर इसको दे, तो मुझे नहीं लगता कि अभी इस स्टेज पे अमेरिकन या वेस्टर्न न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। बिकॉज आप जानते हैं कि रशिया भी एक बहुत न्यूक्लियर पावरफुल देश है और अगर आप न्यूक्लियर डायमेंशन में जाएंगे तो उसमें इसको नुकसान यूक्रेन का ज़्यादा होने वाला है। तो मेरा ये मानना है कि अभी फिलहाल कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती है एक न्यूक्लियर इस लड़ाई को न्यूक्लियर की तरफ ले जाने के लिए। जी कोचर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 तारीख को यूक्रेन में होंगे। पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी के इस विजिट पर होगी। बहरहाल आइए अब आपको बांग्लादेश लिए चलता हूं। बांग्लादेश से अच्छी खबर नहीं मिल रही है। बांग्लादेश में नौकरी जिहाद सामने आ गया है। क्या है ये नौकरी जिहाद? दरअसल यूनुस ने कमान संभाल ली है। बांग्लादेश के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदू टारगेट किए जा रहे हैं। अब ये और आगे बढ़ गया है। अब हिंदू जो नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी से इस्तीफा लिया जा रहा है। ये देख रहे हैं, ये तस्वीरें सामने आ रही कि हिंदू कर्मचारियों से जबरदस्ती इस्तीफे पर साइन करवाए जा रहे हैं। ये उसकी एक तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, न्यूयॉर्क की तस्वीर आप देख रहे हैं। न्यूयॉर्क में बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का विरोध हो रहा है, उसके लिए ये रैली निकली है। और उम्मीद करेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रुकेंगे और इस पर बड़ा एक्शन वहां की सरकार लेगी। बहरहाल ये भारत की बात है, में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी जी सदानंद सरस्वती जी को आमंत्रित करूंगा कि बांग्लादेश में जो सनातनियों पर